नमस्कार, मैं हूं विवेक और मैं हूँ सोनिया। हमारे इस खास विश्लेषण सत्र में आपका स्वागत है। अगर अचानक से सरकार की तरफ से ये अपील आने लगे कि भाई घर से काम करें, सोना ना खरीदें और अपनी जो विदेश यात्राएं हैं उन्हें कुछ समय के लिए टाल दें, तो पहली नज़र में ना ऐसा लगेगा जैसे देश में कोई आपातकाल लागू होने वाला है। हाँ, बिल्कुल। सुनकर तो ऐसा ही लगता है। राइट। तो आज की इस विस्तृत चर्चा में चलिए इसी पूरी स्थिति को गहराई से समझते हैं। मतलब ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे घर का बजट अचानक बिगड़ने पर हम फालतू खर्च और बाहर खाना पीना एकदम रोक देते हैं। तो क्या हमारी अर्थव्यवस्था को भी ऐसे ही किसी बड़े झटके से बचाने की तैयारी हो रही है? देखिए, ये जो आपने घर के बजट वाला उदाहरण दिया ना, ये इस स्थिति पर बिल्कुल सटीक बैठता है। और सच कहूँ तो ये कोई सामान्य राजनीतिक बयानबाजी नहीं है। अच्छा, तो फिर असल वजह क्या है? इसका सीधा संबंध वेस्ट एशिया में चल रहे संकट और वो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में रुकावट पैदा हुई है ना, उससे है। युद्ध शुरू होने से पहले जो कच्चा तेल लगभग $70 प्रति बैरल था, उसके अब 120 से $125 तक पहुंचने की भारी आशंका है। अर्थशास्त्र की भाषा में इसे हम इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन कहते हैं। मतलब बाहर की महंगाई हमारे घर के अंदर आ रही है, राइट? बिल्कुल सही। जब हम महंगा तेल खरीदते हैं तो देश के अंदर केवल पेट्रोल डीजल ही नहीं बल्कि खेती के ट्रैक्टर से लेकर माल ढुलाई तक, मतलब सब कुछ महंगा हो जाता है। हाँ, ये बात तो समझ आती है कि भाई तेल के दाम का असर हर चीज पर पड़ता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। जी, पूछिए। मतलब किसी के बैंकॉक जाकर छुट्टियां मनाने से या फिर शादी के लिए सोने का हार खरीदने से देश के डॉलर रिजर्व का क्या लेना देना है? ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन अगर हम इन कड़ियों को जोड़ें ना, तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। बात यह है कि भारत दुनिया का बहुत बड़ा तेल और सोना आयातक देश है। और इन सब चीजों को बाहर से मंगाने का जो बिल है वो हमें डॉलर में ही चुकाना पड़ता है। वर्क फ्रॉम होम की अपील का सीधा गणित यही है कि अगर गाड़ियां कम चलेंगी तो करोड़ों का ईंधन बचेगा। ओहो, तो मतलब सीधा असर डॉलर बचाने पर है। और सोने का क्या लॉजिक है? सोने को अर्थशास्त्र में एक गैर उत्पादक संपत्ति माना जाता है। यानी तिजोरी में रखा सोना कोई नया रोजगार या कमाई पैदा नहीं करता, लेकिन उसे खरीदने के लिए देश का कीमती डॉलर तो सीधा बाहर चला जाता है ना। हाँ, ये तो है। और यही कारण है कि सरकार खाने के तेल जैसे पाम या सनफ्लावर ऑयल और फर्टिलाइजर के आयात पर भी निर्भरता कम करने की पूरी कोशिश कर रही है। ठीक है, मकसद डॉलर बचाना है, लेकिन अगर सरकार को डॉलर बाहर जाने से रोकना ही है तो वो सोने पर आयात शुल्क क्यों नहीं बढ़ा देती? अभी शायद ये 6% के आसपास है ना? जी हाँ, 6% है। तो इसे सीधा बढ़ाकर दुगना कर दिया जाए तो लोग खुद ही सोना कम खरीदेंगे। केवल अपील करने से क्या ही होगा? देखिए, ये बहुत ही तार्किक सवाल है, लेकिन शुल्क बढ़ाने का अपना एक अलग जोखिम होता है। अगर आयात शुल्क बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाए तो रातों रात सोने की तस्करी या स्मगलिंग का खतरा एकदम से बढ़ जाता है। अच्छा, तो स्मगलिंग बढ़ जाएगी? बिल्कुल, तस्करी एक कारण है, लेकिन सच कहूं तो असली समस्या कहीं और ही छिपी है। वो क्या है? सरकार को हर हाल में डॉलर बचाने हैं, क्योंकि तेल के मोर्चे पर एक बहुत बड़ा घाटा हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल इतना महंगा हो गया है, लेकिन सरकार ने देश में पेट्रोल डीजल के दाम तो नहीं बढ़ाए हैं ना। हाँ, ताकि जनता पर महंगाई का एकदम से बोझ ना पड़े। सही कहा। महंगे दाम पर कच्चा तेल खरीदना और सस्ते में बेचना, इसी अंतर की वजह से ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को रोजाना लगभग 100 करोड़ रुपए का अंडर रिकवरी घाटा हो रहा है। वेट, सच में? रोजाना 100 करोड़ का घाटा? जी हाँ, रोजाना। बाप रे! इसका मतलब तो ये हुआ कि सरकार तेल कंपनियों का वो नुकसान अपने सिर ले रही है और इसी घाटे की भरपाई के लिए वो चाहती है कि लोग सोना या विदेश यात्राएं कम करें ताकि डॉलर का बैलेंस बना रहे। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये एक पूरा चक्र है। ये जो घाटा है वो कोई हवा में तो गायब नहीं हो जाता ना। अंततः ये हमारी अर्थव्यवस्था पर ही असर डालता है। इसीलिए खपत को कम करना और डॉलर बचाना इतना अहम हो गया है। तो इस सारी चर्चा का निष्कर्ष क्या निकलता है? जिस तरह से सरकार को ये अभूतपूर्व अपील करनी पड़ रही है, क्या हम 1991 जैसे किसी भयंकर आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहे हैं जहां हमें अपना सोना तक गिरवी रखना पड़ा था? नहीं, इस डर को तो तथ्यों के आधार पर दूर करना बहुत जरूरी है। आज की स्थिति को ना 1991 के संकट से जोड़ना बिल्कुल गलत होगा। अच्छा, स्थिति बेहतर है, मतलब बहुत बेहतर है।
1991 में हमारे पास केवल 1 या 2 हफ्ते का आयात करने लायक विदेशी मुद्रा भंडार बचा था, लेकिन आज तस्वीर एकदम अलग है। तो आज हमारे पास कितना रिजर्व है? आज हमारे पास लगभग $700 बिलियन का एक विशाल फॉरेक्स रिजर्व है, जो आसानी से 11 से 12 महीने के आयात के लिए काफी है। ओह वाह, ये तो काफी ज्यादा है। जी, और इसके अलावा हमारा बैंकिंग सिस्टम आज बहुत ज्यादा ताकतवर और पारदर्शी है। तो ये कोई संकट नहीं है, बल्कि किसी भी संभावित झटके से बचने की एक समझदारी भरी रणनीतिक तैयारी है। ये जानकर वाकई राहत मिली कि आज हमारी नींव इतनी मजबूत है। लेकिन इस पूरे विश्लेषण ने सोचने के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ दिया है। वो क्या? जिस तरह से कच्चे तेल और डॉलर के इर्द गिर्द पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का संतुलन घूम रहा है, अगर वैश्विक तनाव इसी तरह बढ़ता रहा तो क्या आने वाले भविष्य में ये आयात निर्भरता ही देशों के बीच युद्ध का सबसे बड़ा और खामोश हथियार बन जाएगी? ये तो सच में सोचने वाली बात है। अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।